नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी भाषा प्रथम, ठीक है, भाषा वन हिंदी जो है उसके 30% देखेंगे। इसको आप जो है एक टेस्ट के हिसाब से दें और अपना जो स्कोर है लास्ट में 30 में से कितने % सही होते हैं वो जरूर कमेंट करना आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी यही है। तो आप जो इन 30 क्वेश्चन को एक टेस्ट के हिसाब से दें जिसमें आपके जो शिक्षण विधि के भी जो क्वेश्चन है वो शामिल है, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, महाकाव्य शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। महाकाव्य शब्द में कौन सा समास है, आपके सामने ऑप्शन है, आपको उत्तर जो है जल्दी से सोच लेना है और मैं उत्तर आपको बता देता हूं। महाकाव्य जो शब्द है उसका जो आपका समास विग्रह होता है वो होता है महान काव्य। क्या है? महान काव्य। तो महाकाव्य जो शब्द है उसमें जो आपका समास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास, ठीक है। तो महाकाव्य शब्द में आपका समास होगा कर्मधारय और समास विग्रह होगा महान काव्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, रामायण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। आपके सामने जो है ऑप्शन है, आप उत्तर सोच लें अपना। तो देखो रामायण शब्द है ना, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो रामायण शब्द है इसमें जो लास्ट में अण आ रहा है ना, ये न से बनता है। तो ये अणे वाला अपन कंफ्यूज हो जाते हैं नए स्टूडेंट, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा इसका, ठीक है। उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम प्लस अयन। इस नए से बाद में अब जो क्या बन जाता है, अणे बन जाता है। तो रामायण है वो राम प्लस अयन जो शब्द है उससे बना है और इसमें जो संधि है वो आपकी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अपने जो भी 30 क्वेश्चन में से जितने आपके सही हो रहे हैं कमेंट जरूर करना। अपन थोड़ा सा क्या है जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको ऑप्शन देखना है और उत्तर अपने आप जो है सोचना है कि कौन सा उत्तर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 या 33वां, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो प्रत्यय आपको पता ही है जो है आपके शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, शब्द के अंत में लगते हैं। उत्तर अपना सोच ले यहाँ पे कि कौन सा जो शब्द है वो प्रत्यय से निर्मित नहीं है। सबसे पहले हम बात करें जो है लिखित की, तो इसमें आपका इत प्रत्यय है, ठीक है। बात करें नैतिक की तो इसमें आपका इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, ठीक है। ऊपर वाले में जो इत, कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय। और इसमें कौन सा है? इक प्रत्यय, ठीक है। अब बात करें टिकाऊ की, किसकी? टिकाऊ। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनपढ़, क्योंकि ये अन उपसर्ग से बना है। अन क्या है? ये आपका उपसर्ग है। तो ये किससे बना है? आपका उपसर्ग से बना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी सारे के सारे जो है टिकाऊ में जो है ओ प्रत्यय है आपका, तो ये सारे के सारे आपके किससे बने हैं? प्रत्यय से बने हैं। लेकिन अनपढ़ जो है उपसर्ग से बना है, क्योंकि अन प्लस पढ़, पढ़ में जो है प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है और उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। तो ये किससे बना है? अन उपसर्ग से बना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 34। 34वां क्वेश्चन बोला, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, ठीक है। विलोम शब्द युग्म दिया हुआ है वो कौन सा सही नहीं है? नैतिक का विलोम शब्द अनैतिक होता है, बिल्कुल सही। संतुष्ट का असंतुष्ट होता है, बिल्कुल सही। फिर देहाती, देहाती मतलब हो गया गांव का, ठीक है, गांव के लोगों को कह सकते हैं देहाती। तो देहाती और ग्रामीण दोनों क्या है? समान शब्द हैं। क्या है? समान शब्द है। देहाती का एक प्रकार से शहरी होना था, तो ये जो है उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देहाती और जो आपका ग्रामीण है दोनों का अर्थ क्या होता है? गांव का, ठीक है। तो गांव का होने की वजह से क्या हो गया? समान शब्द हो गए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपको विलोम शब्द युग्म सही नहीं बताना था, तो दूसरा जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोला, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम डिटेल से जान चुके हैं। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो क्या करे? एक समूह का बोध कराए, समूह का बोध करवाए, या फिर हम कह सकते हैं जाति का बोध करवाए। तो समूह का बोध, देखो महाभारत, क्या महाभारत किसी समूह का जो है बोध करवा रही है? बिल्कुल नहीं करवा रही। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, महाभारत, क्योंकि महाभारत है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एक व्यक्ति, स्थान या फिर जो है पुस्तक का नाम है उसका बोध करवा रही है। ग्रामीण, ग्रामीण में बहुत सारे आ जाते हैं ना, ग्रामीण कोई अकेला तो नहीं होता, ग्रामीण में वो सारे लोग आ जाते हैं जो गांवों में रहते हैं। तो ये एक जातिवाचक, एक समूह का बोध करवा रही है। देहाती, देहाती और ग्रामीण तो एक ही बात है, अभी ऊपर बात करके है, तो ये भी एक जाति का बोध करवा रही है। ग्रंथ, ग्रंथ भी क्या है आपके? जो है एक जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकती है, या जो है गीता, श्रीमद् भगवत गीता हो सकती है। तो कितने भी ग्रंथ हो सकते हैं, वेद हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं बता रहा ना, जैसे यहाँ पर एक ग्रंथ का नाम दे दिया, महाभारत तो एक ही हो सकती है,
तो ये व्यक्तिवाचक होगी। ग्रंथ में बहुत कुछ आ सकता है, तो ग्रंथ भी क्या है, एक समूह का बोध करवाता है, तो ये भी क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। ठीक है, वचन और लिंग नहीं बदलता, ऐसा शब्द चुनना। सबसे पहले ऋतु, तो ऋतु को हम क्या लिख सकते हैं, ऋतुएं। ठीक है, ऋतुएं लिख सकते हैं, मतलब बहुवचन वचन बदल गया। वृक्ष को क्या लिख सकते हैं, वृक्षों पर, मतलब वृक्षों का भी क्या हो गया आपका बहुवचन हो गया। फल, फल को लिख सकते हैं फलों से भरा, फलों से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये भी बहुवचन हो गया। लेकिन रोशनी का बहुवचन नहीं बना सकते। रोशनियां जो है किसी भी शब्द को जो है परिभाषित नहीं करती। रोशनियां कोई भी चीज नहीं होती, तो रोशनी जो है अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका लिंग या वचन नहीं बदल सकते। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रोशनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से असंगत है। मतलब ऐसा शब्द बताना है जो स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे प्रकृति, तो प्रकृति क्या स्त्रीलिंग है, बिल्कुल। प्रकृति हमेशा हमारी रक्षा करती है, ऐसे तो नहीं बोलते ना प्रकृति रक्षा करता है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, बिल्कुल। ऋतु, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, तो ऋतु भी क्या हो गया आपकी स्त्रीलिंग हो गई। ठीक है, धूप, अभी धूप नहीं निकली, ऐसे थोड़ी ना बोलते अभी धूप नहीं निकला, तो ये भी क्या हो गया स्त्रीलिंग। तो पानी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी। पानी क्या है आपका पुल्लिंग है। ध्यान रखना, हिंदी में एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग जो होता है वो संस्कृत का है। ठीक है, हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, तो पानी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। वाक्य में कौन सा काल है। थे का मतलब है भूतकाल है सारे। ठीक है, लेकिन अब भूत कौन सा है, सामान्य भूत, आसन भूत, अपूर्ण भूत। तो देखो सामान्य भूत तो होता है जिसमें जो है ना हम आया है गया है लिखते हैं, जैसे मोहन आया, ये क्या आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है, आसन भूतकाल कौन सा होता है, आसन भूतकाल जो होता है जो अभी जस्ट पूरा हुआ हो, जो अभी जो है ना अभी अभी पूरा हो, अभी अभी पूरा हुआ हो, अभी अभी पूरा हुआ हो। ठीक है, उसको कहते हैं आसन भूतकाल। ठीक है, और इसमें एक मजे की बात है हा ऐसे जरूर लगते हैं। जैसे मैं अभी इंसार से आया हूं, मैं अभी इंसार से आया हूं या इंसार से आया हूं, इसमें है लग रहा है आया हूं, लेकिन ये क्या है भूतकाल है। आसन भूतकाल वो होता है जिसमें है लगते हुए भी क्या है भूतकाल, क्योंकि अभी जो है मैं इंसार से आया हूं मतलब आ चुका, भूतकाल की बात है, अभी आया हूं बस, तो ये है लगता है, ध्यान रखना आसन भूतकाल में। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल कौन सा था, जो अभी भी पूर्ण ना हो कार्य भूतकाल का, जैसे रहा है। ठीक है, नहीं रहा था, रही थी, ऐसे लगते हैं, इसमें थी लगेगा, रहा था, रही थी, ऐसे शब्द यूज हो जाए ना कंटिन्यूस वाले, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल। तो ये जो है ना आपके फिर है भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, मतलब अभी जो मनीषी का मतलब हो गया ऋषि मुनियों से, तो भारतीय जो ऋषि मुनि वो जंगल में रहना पसंद करते थे, वर्तमान में नहीं करते, तो ये हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताओ। जो नैमित्तिक शब्द है उसका अर्थ क्या होगा, नित्य किया जाने वाला, तो ये तो नहीं है क्योंकि नित्य शब्द तो पहले यूज हो गया। निमित्त करने वाला, तो ये भी नहीं है। फिर निमित्त से किया जाने वाला, बिल्कुल नियमित मतलब हो गया कि जो है एक जो प्रकृति से जो है एक प्रकार से जो संबंधित हो, तो निमित्त से किया जाने वाला होगा, नैमित्तिक का जो अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक अपना स्कोर काउंट करते रहे कि कितने सही हुए हैं 9 में से आपके। फिर दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार बताओ। तो देखो उद्देश्य का विस्तार क्या होता है, उद्देश्य के विस्तार से मतलब है कि जो किसी अन्य शब्द का परिचय देने के लिए उपयोग हो, अन्य शब्द का परिचय देने के लिए उपयोग हो, वह शब्द जो अन्य शब्द का परिचय देने के लिए उपयोग हो। ठीक है, वापस ध्यान रखना, उद्देश्य का विस्तार क्या होता है कि ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द का परिचय देने के लिए उपयोग हो। तो इसमें कौन से शब्द जो ऐसे हैं जो अन्य शब्द का जो है परिचय दे रहे हैं। राकेश का परिचय को कैसे दिया जा रहा है कि दीपक का बड़ा भाई, तो उद्देश्य का विस्तार क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए दीपक का बड़ा भाई, क्योंकि ये जो दीपक का बड़ा भाई शब्द है ये राकेश जो शब्द है उसका परिचय देने के लिए यूज लिया है। तो जो शब्द अन्य शब्दों का परिचय देने के लिए उपयोग होते हैं उनको कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन बोल रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा नहीं है। कल वाली क्लास देखिए तो आपको पता है अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, 8 के मैंने नाम भी बताए थे। और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, 3 के मैंने नाम भी बताए थे। ये 8 को भेदों को आप जो है वापस पीछे वाली क्लास में जाकर देख लेना, अगर पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है। तो रचना के आधार पर मैंने बताया था सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 होते हैं। ये नाम मैं आपको वापस बता देता हूं। बाकी जो है अर्थ के 8 प्रकार होते हैं, वो संकेतात्मक, संदेहात्मक, इच्छार्थक, निषेधार्थक, वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो देखो रचना के आधार पर कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला अर्थ के आधार पर कौन सा भेद नहीं है, चौथा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह रचना के आधार पर भेद। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। संकेतार्थक, निषेधार्थक और इच्छार्थक, ये सारे के सारे आपके अर्थ के आधार पर भेद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन। आज जो ये भी कल मैंने आपको जो है बता दिया था, कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो कुआं क्या होता है? पूरे गांव या पूरे के पूरे जो अपना समाज होता है, एक पूरा गांव होता है, उसके लिए पानी का संसाधन होता है। तो कुएं में भांग पड़ने का मतलब हो गया पूरे के पूरे गांव की जो है मति मारी जाना, बुद्धि मारा जाना। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर मेरी क्लास से रेगुलर देख रहे हो तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर देते, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन पहले कवर कर चुके हैं। तो सबकी बुद्धि मारे जाना जो है वो क्या हो गया? कुएं में भांग पड़ना जो है इसके मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? सबकी बुद्धि मारे जाना या सबकी मति मारा जाना। फिर निम्न में से लोकोक्ति नहीं है, लोकोक्ति नहीं है। ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है लोकोक्ति नहीं है। तो जो इसका उत्तर होगा वो आप सोच लें कि क्या होगा। देखो काला अक्षर भैंस बराबर, ये लोकोक्ति है, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, ये भी लोकोक्ति है। आस्तीन का सांप होना भी लोकोक्ति है। उल्टे बांस बरेली का, ये आपका जो है क्या है? लोकोक्ति नहीं, सॉरी ये भी लोकोक्ति है, गलत बता दिया मैंने। आस्तीन का सांप होना जो है लोकोक्ति नहीं है। उल्टे जैसे अपने जो है ना ये बरेली का, ये जो मतलब अपने जो है ना मतलब साधारण जो गांव शहर इनके नाम आते हैं ना, ठीक है, लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, जैसे बरेली यूपी का शहर है तो ये तो लोकोक्ति होना ही है। आस्तीन का सांप होना ये लोकोक्ति नहीं है, ठीक है। ये आपका मुहावरा, क्या है? मुहावरा, ठीक है। लोकोक्ति होती है जो लोकल होती है, अपने जो आम बोलचाल की होती है, और मुहावरे होते हैं हिंदी भाषा के, ठीक है। तो मुहावरा हो गया आस्तीन का सांप होना। क्वेश्चन नंबर 44 में कैसा है? उद्धरण चिन्ह कौन सा है? उद्धरण चिन्ह जो है वो कौन सा है? तो जो आपका उत्तर सोच लें तो उद्धरण चिन्ह है आपका ऑप्शन नंबर 1। ये वाला चिन्ह होता है उद्धरण, या इसको डबल भी लगा सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। और ये चिन्ह आपका क्या हो गया? ये हो गया बराबर का चिन्ह हो गया वैसे, ठीक है। और ये चिन्ह हो गया आपका विभाजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? विभाजक चिन्ह। कौन सा हो गया? विभाजक चिन्ह, ठीक है। तो ध्यान रखना उद्धरण चिन्ह जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, जैसे कोई बात लिख रहे हैं जो है नाम लिख देते हैं, जैसे कोई भी नाम लिख देते हैं जीवा, तो ये लगा दिया, या डबल लगा दिया जीवा, तो ये क्या हो गया? आपका जो है उद्धरण चिन्ह हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45वां क्वेश्चन बोल रहा है कठोर मेहनत करने वाले आप, कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध कौन सा है? तो अपन कठोर मेहनत से जो है डायरेक्ट उत्तर क्या टिकाएंगे? विशेषण पदबंध जो है ना, विशेषण पदबंध है उसको सही उत्तर मानेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, करने वाला, ठीक है, जैसे मान लो कि कठोर मेहनत करने वाला, या फिर मान लो कोई और शब्द, शहर की तरह दहाड़ने वाला, शहर की तरह दहाड़ने वाला, मतलब जो ये वाला हो ना किसी की तरह, मतलब तुलना की गई हो, क्या की गई हो? तुलना। तब जो है हमेशा कौन सा होगा? आपका सर्वनाम पदबंध होगा। क्या होगा? सर्वनाम पदबंध होगा। और सर्वनाम पदबंध है तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बी। अपन क्या है? कठोर मेहनत से डायरेक्ट विशेषण पदबंध पर चाहते हैं, जबकि रियलिटी क्या है? ये सर्वनाम पदबंध है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46 में क्वेश्चन बोल रहा है वह कथा जो मूल कथा में आए, मतलब कोई मूल कथा है उसके अंदर एक कथा है, उस कथा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का यूज लें। वह कथा जो मूल कथा में आए तो वो कहलाती है अंतर कथा, ठीक है। क्या कहलाती है? अंतर कथा। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये चीजें भी मैं पहले करा चुका। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में जैसे थे वैसे के वैसे आ गए, संस्कृत से कहाँ गए? हिंदी में, और जैसे थे वैसे के वैसे आ गए। तो शर्करा जो होती है, शक्कर को कहते हैं या चीनी को कहते हैं, तो शर्करा जो है आपका तत्सम शब्द है, बिल्कुल है।
अग्नि भी तत्सम का है, बिल्कुल है, तत्सम है बिल्कुल, और कार्य भी तत्सम है बिल्कुल। रानी तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रानी का तत्सम क्या होता है? रानी का तत्सम होता है आपका रागी। क्या होता है? रागी, ये होता है रागी। तो ये भी आपको नोट कर लेना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48। अब 13 क्वेश्चन जो है आपके वो है शिक्षण विधियों से। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो है लिखना जो है वो आपका चित्र बनाने से जो है प्रारंभ होता है। नोट कर लेना, अगर आपके लिए नया क्वेश्चन है तो नोट जरूर कर लेना। लिखना जो है वो आपका चित्र बनाने से प्रारंभ होता है। फिर डैश प्रणाली कक्षा कक्ष शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देती है। स्वाध्याय पर बल देने वाली यानी कि सेल्फ लर्निंग पर बल देने वाली विधि है आपकी डाल्टन विधि। ये भी नोट कर लेना। स्वाध्याय पर जो है नोट जो है बल देने वाली विधि का नाम है डाल्टन विधि। फिर है क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन बोल रहा है गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि का यूज में लेते हैं। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने के लिए जो विधि जो उपयोग में ली जाती है उसका नाम लिखना है अपने को। उत्तर हो जाएगा उद्बोधन विधि। व्यास विधि का ध्यान रखना कविता शिक्षण की विधि है। किसकी? कविता या फिर हम कह सकते हैं पद शिक्षण की विधि। कविता या पद शिक्षण की विधि, शिक्षण की विधि कौन सी विधि है? व्यास विधि। और गद्य शिक्षण में जो है गद्य शिक्षण में आपका शब्दार्थ स्पष्ट करने के लिए उद्बोधन विधि का उपयोग किया जाता है। फिर असत्य कूट की पहचान करनी है। सबसे पहले शिक्षा प्राप्ति का आंकलन, मतलब जो क्या कुछ सीखा उसका आंकलन योगात्मक आंकलन होता है, बिल्कुल। फिर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आंकलन को रचनात्मक आंकलन कहते हैं, बिल्कुल। फिर अधिगम के लिए आंकलन, तो ये भी आपका क्या होता है? रचनात्मक आंकलन होता है। क्या होता है? रचनात्मक आंकलन होता है। तो यही आपका है संगत हो गया। एक है अधिगम का आंकलन। क्या होता है? अधिगम का आंकलन। और अधिगम का आंकलन होता है, ये होता है आपका योगात्मक आंकलन। कौन सा होता है? योगात्मक आंकलन। और अधिगम के लिए आंकलन होता है, ये होता है आपका रचनात्मक आंकलन। फिर शैक्षणिक प्रक्रिया से पूर्व छात्र के शैक्षणिक स्तर का आंकलन होता है नियोजन आंकलन, बिल्कुल। इसको कहते हैं आप बेस लाइन असेसमेंट। क्या क्या? बेस लाइन असेसमेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52। पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण क्या है? कोई भी पाठ्य पुस्तक है उसका आंतरिक गुण क्या है? तो मुख्य पृष्ठ होता है कवर। तो कवर उसका आंतरिक गुण नहीं है, ये क्या है आपका? बाह्य गुण है। बाह्य गुण है। आकार पृथ्वी जो सॉरी पाठ्य पुस्तक का आकार भी क्या है? बाह्य गुण है या फिर भौतिक गुण है। कीमत, तो कीमत भी क्या है आपका? बाह्य गुण है। ठीक है। तो आंतरिक गुण क्या होगी? पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी है वो उसका क्या हो जाएगा? आंतरिक गुण हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर है प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री कौन सी है? प्रक्षेपी मतलब हो गया प्रोजेक्टिव। क्या हो गई? प्रोजेक्टिव। जैसे अपन देखते हैं ना, जो प्रोजेक्टिव कौन सी होती है? जिसमें से रोशनी निकलती है और सामने जो है बोर्ड पर या सफेद जो मतलब होती है ना, सफेद कलर में जो है आपके कोई बोर्ड या कुछ लगा होता है उस पर चित्र बनते हैं। प्रोजेक्टर होता है ना, देखा होगा आपने। तो प्रोजेक्टर पूछा है तो बुलेटिन बोर्ड, तो ये आपकी एक क्या है? एक दृश्य सामग्री है। ठीक है। रेडियो ये आपकी एक सर्वे सामग्री है। ठीक है। भाषा प्रयोगशाला भी एक प्रकार से क्या है आपकी? सर्वे व दृश्य दोनों मान सकते हो इसको। ठीक है। वैसे ये दृश्य होती है। क्या होती है? प्रयोगशाला जो होती है, भाषा प्रयोगशाला होती है दृश्य सामग्री। ठीक है। क्या होती है? दृश्य। तो बच्चा क्या? मायादीप। मायादीप को जो है इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टर। क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर जो है आपका क्या होता है? एक प्रकार का प्रक्षेपी जो है प्रकार की शिक्षण सामग्री होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, सोच लें आप कि आपके हिसाब से क्या होगा, मैं बता देता हूं। इसका उत्तर होगा आपका भंडारकर विधि। भंडारकर विधि को कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। सुगा प्रणाली, सुगा प्रणाली होती है अनुकरण विधि। कौन सी विधि? अनुकरण विधि। मतलब देख देख के जो है अनुकल प्रणाली, अनुकरण प्रणाली को ही क्या कहते हैं? सुगा प्रणाली। तो व्याकरण अनुवाद प्रणाली जो विधि है उसको क्या कहते हैं? भंडारकर विधि भी कहते हैं। फिर है मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में कौन सा सहायक है? मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब जो है कोई चीज बोलकर कहना। ठीक है। अब उत्तर तो एकदम इजी हो जाएगा। प्रार्थना पत्र में तो क्या करते हैं हम? लिखते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। पत्र भी लिखते हैं, ये नहीं हो सकता। निबंध भी लिखते हैं, ये नहीं हो सकता। ये सारे लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। तो मौखिक के कौन सा हो जाएगा? वाद विवाद। इसमें हम बोलते ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 56वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। आज सुबह वाली क्लास देखिए तो आंख बंद करके ये उत्तर कर देते आप
कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना व्यक्ति को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल का ये संबंध ये कथन किसने कहा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी, बेंकन ने। किसने कहा? बेंकन ने। और आज सुबह वाली क्लास में ही मैंने ये करवाया था कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। सुबह वाली क्लास नहीं देखी तो वन लाइनर जो है हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लास डाली थी मैंने, टॉप 40 क्वेश्चन जो बार बार आए हैं वो क्वेश्चन वहां पर करवाए गए हैं, जाकर जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57वां क्वेश्चन बोल रहा है भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, बिल्कुल क्रियाशील तो रहना ही होगा। रुचि का सिद्धांत, बिल्कुल रुचि तो आपको होनी चाहिए सीखने के लिए। स्वाभाविकता का सिद्धांत, बिल्कुल, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन सा है? क्रियाशीलता का, स्वाभाविकता का और रुचि का सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर 58। एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एकांतर जो प्रत्युत्तर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो एकांतर प्रत्युत्तर का मतलब है कि या तो सत्य है या असत्य है, एकांतर क्रम से चलते हैं, या तो सत्य है या असत्य, सत्य असत्य। तो इनका वर्गीकरण किस हिसाब से होगा? सत्य असत्य प्रश्न के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 59। कई बार अपन क्या करते हैं, उपयुक्त सभी देखते ही सोचते हैं कि उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा, लेकिन देखो ये क्वेश्चन देखो, निदानात्मक परीक्षण से क्या तात्पर्य है? तो देखो इसका उपयुक्त सभी नहीं होगा। सबसे पहले छात्र की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, तो बिल्कुल ये निदानात्मक परीक्षण का ही जो क्या होता है, क्या भाग होता है। मतलब निदानात्मक परीक्षण का मतलब है जो अधिगम संबंधी कठिनाइयां आ रही है उनका पता लगाना, छात्र की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना। तो ये आपका उपचारात्मक शिक्षण का क्या है, जो है कार्य है। फिर छात्र को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, तो यह भी किसका है? उपचारात्मक शिक्षण का। ये दोनों उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित है। और कारणों का पता लगाना जो है आपका जो है निदानात्मक परीक्षण का जो है कार्य है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और अपने जो 30 क्वेश्चन में से कितने नंबर बने वो जरूर कमेंट करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सह शैक्षिक पक्ष, यानी कि शिक्षा के साथ साथ जो साथ में चलते हैं वो पक्ष में कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है? जीवन कौशल बिल्कुल इससे संबंधित है, जीवन कौशल के पेपर भी होते हैं अपने स्कूल्स में। मूल्य व अभिवर्ती, तो ये भी है। कार्य शिक्षा या कला शिक्षा, दोनों है, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विश्लेषण क्षमता। ऑप्शन जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए जो है जीवा स्टडी का सब्सक्राइब बटन दाब दें। अभी डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के।